मेरी जेठानी पूजा बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती में इतनी ताकत थी कि उनको देखने वाला हर मर्द उनके हुस्न का दीवाना बन जाता था। पूजा की सबसे बड़ी समस्या भी उसकी खूबसूरती ही थी। इसी खूबसूरती की वजह से पूजा के पति आलोक अपनी पत्नी को कहीं जाने नहीं देते थे। आलोक को डर था कि ज़्यादा आज़ादी देने से कहीं उनकी सुंदर बीबी हाथ से न निकल जाए। शायद यही वजह थी कि मेरे ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी कभी अपने मायके नहीं गई। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे जेठ आलोक की शादी पूजा से हुई थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि बड़े भाई के कुंवारे रहते पहले छोटे भाई की शादी क्यों हुई। पूजा मेरी जेठानी थी, लेकिन मेरे बाद वो ससुराल आई थी। फिर भी पूजा जैसी जेठानी को पाकर मैं बेहद खुश थी। वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी और मैं उसको अपनी बड़ी बहन समझने लगी थी। पूजा की आलोक से शादी को 4 साल हो चुके थे। अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। मुझे लगता था कि दोनों पति पत्नी को बच्चों की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूजा कभी भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने पूजा को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, पिंकी, तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। अब तुम घर में ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करोगी। मेरी एक इकलौती नंद थी जिसका नाम रेनू था। दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वो 22 साल की हो चुकी थी। रेनू के फाइनल एग्जाम होने के बाद मेरे जेठ ने अपनी कंपनी में ही उसकी जॉब लगवा दी थी। वो सुबह भैया के साथ ऑफिस जाती और शाम को उन्हीं के साथ घर आती थी। पूजा के मायके में उसके छोटे भाई मोहित के अलावा कोई दूसरा नहीं था। उसका भाई पढ़ा लिखा था, इसलिए मेरे जेठ ने उसको भी अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दी। जल्दी ही मोहित और रेनू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन इस बात से आलोक भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी पूजा के कहने पर अपने साले मोहित को अपनी कंपनी में रख तो लिया था, लेकिन रेनू के लिए मोहित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। आलोक भैया मोहित की जगह मेरे छोटे भाई से रेनू की शादी करवाना चाहते थे और यह बात उन्होंने कई बार घर में कही भी थी। इसी बात को लेकर ननंद रेनू मुझसे खफा थी। उसे लगता था कि मैं अपने छोटे भाई की शादी उससे करवाने के लिए साजिश कर रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। रेनू मेरी ननंद जरूर थी, लेकिन उससे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। हफ्ते भर रेनू जॉब पर रहती थी, लेकिन रविवार के दिन रेनू की छुट्टी होती तो वो पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी ननंद से अच्छे रिश्ते बनाऊं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती। रेनू मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखती थी। कोई भी बात होती तो वो अपनी बड़ी भाभी पूजा को कहती और पूजा भी रेनू के आगे पीछे करती रहती। रेनू के लिए नाश्ता, चाय, खाना तैयार करना और उसके कपड़े धोना, ये सारे काम पूजा ही करती थी। एक दिन आलोक भैया और रेनू दोनों जल्दी घर आए और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और बोली, पिंकी चलो, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। पूजा की बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब मेरे जेठ ने मुझे इस तरह बुलाया हो। मैं अपनी जेठानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही भैया ने मुझे बैठने को कहा और मैं करीब ही कुर्सी पर सर नीचे करके बैठ गई। पास ही मेरी जेठानी भी बैठ गई तो भैया ने मुझसे कहा, पिंकी, मैं तुम्हारे छोटे भाई से रेनू की शादी कराना चाहता हूँ। क्या तुम इस बारे में अपने घर वालों से बात करोगी? भैया की ये बात सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे इस रिश्ते के लिए पहले ही बात की थी। तब मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन जेठ जी को मैं इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मैंने कहा, भैया, मैं अपने भाई से बात करके आपको कल बता दूंगी। जेठ जी बोले, रेनू की हरकतें तो तुम जानती ही हो, थोड़ी सी अड़ियल जरूर है, लेकिन वो बुरी लड़की नहीं है और तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह रेनू के लिए बहुत ही अच्छा पति साबित होगा। मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। मैंने कहा, ठीक है भैया, रेनू भी मेरी छोटी बहन की तरह ही है। मैं भी चाहती हूँ कि उसे अच्छा पति मिले। मैं घर पर बात करके कल बता दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मैं अपनी माँ से बात कर उन्हें आलोक भैया से हुई रेनू और पीयूष के रिश्ते वाली बात बता दी। वह तो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई, लेकिन मैंने उनकी खुशी पर पानी फेरते हुए उनसे कहा, माँ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं रेनू को जानती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुमसे आलोक भैया फोन पर रेनू के रिश्ते की बात करें तो साफ मना कर देना।
माँ ने कहा, पिंकी वो तुम्हारी ननंद है, और ननंद भाभी की पटती कहाँ है आजकल। जब वो तुम्हारे भाई की बीबी बन जाएगी तो तुम्हारी उससे खूब जमेगी। तुम इस रिश्ते को मना मत करना। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो रेनू को अपनी बहू बनाने के ख्वाब बुनने लगी थी। इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया और अपने छोटे भाई को फ़ोन लगा दिया। मैंने पीयूष से रेनू वाली बात बताई और कहा, पीयूष मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें गलत रिश्ते में कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं आलोक भैया से सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल जब मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊं तो तुम साफ कह देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी ठीक है, मैं कह दूंगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। दीदी जब कल तुम्हारी आलोक भैया से बात होगी तो उनसे मेरी जॉब की बात भी कर लेना। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे आलोक भैया वाली बात बताई तो वो बोले, इस रिश्ते के लिए तो मैं कब से तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। अपने पति अमर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरा भाई पीयूष सीधा साधा लड़का है और तुम्हारी बहन एक नंबर की नकचढ़ी लड़की है। मेरी जब से शादी हुई है उस लड़की ने आज तक मुझसे सीधे मुंह तक बात नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो पीयूष की पत्नी बने। अमर ने कहा, पिंकी हमारी बहन 2 भाइयों में सबसे छोटी है। जब वो छोटी सी थी तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। आलोक भैया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए वो चाहते हैं कि रेनू की शादी अच्छे घर में हो। वैसे उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भैया रेनू के लिए केवल पीयूष को ही पसंद करते हैं। फिर भी अगर तुम ये रिश्ता नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं भैया से कह दूंगा कि वो रेनू के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ लें। अमर की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह उठी तो देखा हमेशा की तरह मेरी जेठानी किचन में थी। मैंने कहा, भाभी आप सुबह जब उठती हो तो मुझे भी जगा दिया करो, किचन संभालना अकेले आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। जेठानी ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह उठकर किचन संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, रेनू आपके भाई से प्यार करती है और भैया मेरे भाई पीयूष से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये बात आपको बुरी नहीं लगी? पूजा ने कहा, इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात है, उनकी मर्जी के साथ खड़े रहना मेरा फर्ज है। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि इतनी सुबह तुम क्या बना रही हो? पूजा ने कहा, मैं रेनू के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। मैंने कहा, छुट्टी के दिन तो रेनू दोपहर तक सोई रहती है और आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? पूजा ने कॉफ़ी को बड़े से कप में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, पिंकी एक काम करो, ये लो कॉफ़ी और आज तुम ही उसके कमरे में जाओ और उसी से पूछ लेना कि वह आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। मैंने पूजा के हाथों से कॉफ़ी का कप लिया और रेनू के कमरे की ओर बढ़ गई। रेनू कैसी भी थी, लेकिन आखिर थी तो वो मेरी ननद ही। उसकी शादी कहीं तो होगी ही और वो हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मन मुटाव से कुछ हासिल नहीं होता है, आदमी बाद में पछताता ही है। इसलिए मैं बेझिझक रेनू के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने रेनू को बेड पर लेटे हुए देखा तो मैंने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और उसके करीब जाकर बोली, रेनू तुम्हारी कॉफ़ी लेकर आई हूँ, उठकर पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। रेनू ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके कमरे में उसके लिए कुछ लेकर गई थी। रेनू उठकर बैठी तो मैं टेबल से कॉफ़ी का कप उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, अगर तुम रोज सुबह कॉफ़ी पीती हो तो कल से मैं बना दिया करूं। रेनू ने कहा, नहीं भाभी, दरअसल कल रात मैं सो नहीं पाई, इसलिए सुबह पूजा भाभी से कॉफ़ी के लिए बोल दिया। रेनू मेरी ननद थी, लेकिन उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से उससे कभी मजाक नहीं किया था, लेकिन आज उसका मूड देखकर मैंने मजाक के लहजे में कह दिया, कल रात तुम किसके सपने देख रही थी जो तुम्हें नींद नहीं आई? इस बात को सुनकर रेनू मुस्कुराई और उसकी इस मुस्कान को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अपनी जिद छोड़कर रेनू से पहले ही अपने रिश्ते ठीक कर लेती। थोड़ी देर में रेनू ने कॉफ़ी ख़त्म की और मैंने उसके हाथ से खाली कप ले लिया। तभी रेनू ने कहा, आलोक भैया आपके भाई पीयूष से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कल भैया ने ही मुझे बुलाकर ये बात कही थी, तो मैंने पीयूष से बात की है, वह भी किसी और से प्यार करता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। मैं रेनू के कमरे से लौट आई। अगले दिन भी भैया जल्दी घर आए और उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपने घर पर बात की? मैंने कहा, हाँ, कल ही अपनी माँ और भाई से रेनू के बारे में बात की, लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हुई तो भैया ने कहा, लेकिन क्या?
क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? मैंने कहा, राजी होने या न होने का सवाल नहीं है भैया, बात यह है कि पीयूष किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरी आवाज़ सुनकर भैया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम अपने फ़ोन से अभी पीयूष को कॉल लगाओ और बात करो। ना चाहते हुए भी मैंने उसको फ़ोन लगा दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। उधर से पीयूष की आवाज़ आई और बोला, दीदी कैसी हो? मैंने कहा, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो लड़की कौन है? उसने कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, पीयूष मैं तो ये समझ रही थी कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से शादी करोगे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा देकर शादी कर लिया। अब क्या तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे? पीयूष ने कहा, क्या पता रेनू किसी और से प्यार करती हो और मैं जबरदस्ती कबाब में हड्डी न बन जाऊं। वैसे भी मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद ही पीयूष का फ़ोन कट गया और उसकी बातों को सुनकर भैया परेशान होने की बजाय बेहद खुश नजर आए और वह बोले, रेनू के लिए पीयूष से बेहतर लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। भैया ने कहा, मैंने अभी पीयूष की सारी बातें सुनी और यह जान गया कि उसके अंदर मोहब्बत भरा हुआ है। वो अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित होगा। अब मेरा एक काम कर दो, कल पीयूष को घर पर बुलाओ, मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब पर रख लूँगा। रेनू वही जॉब करती है। इसी बहाने जब दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। भैया की बात खत्म होते ही पूजा बोल पड़ी, जबरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं होता। रेनू की मर्जी जाने बिना उसकी शादी करना सही नहीं है। पूजा की बात सुनकर भैया थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोले, पूजा मैं जो कर रहा हूँ रेनू के भले के लिए ही कर रहा हूँ, और ये न भूलो कि पीयूष के परिवार का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान भी है, इसलिए तुम इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो तो ही अच्छा है। मेरे जेठ ने मेरे सामने ही जेठानी को फटकार लगा दी थी, लेकिन उनकी बातों से पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो खुद में मस्त रहने वाली औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे से लौटकर अपने रूम में आ गई और बीती बातें सोचने लगी। कुछ साल पहले भैया की कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक नई बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग के नीचे दबकर 5 लोगों की जान चली गई थी। इल्जाम भैया पर आ गया था। मेरे पापा तब वकील थे। उन्होंने उनका केस लड़ा जिससे वो जेल से बच गए। इसी वजह से आलोक भैया खुद को मेरे पिता का एहसानमंद समझते थे और इसी एहसान की वजह से भैया अपने छोटे भाई की शादी मुझसे करवा दी थी। बिल्डिंग हादसे के 2 साल बाद ही दोनों भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उस हादसे के बाद से भैया के कई दुश्मन बन गए थे। मेरे छोटे भाई पीयूष ने इंजीनियरिंग की थी और पिछले 1 साल से बेरोजगार था। भैया के कंपनी में इंजीनियर की ज़रूरत थी। मेरे भाई ने कई बार मुझे अपनी जॉब के लिए भैया से बात करने के लिए कहा, लेकिन इस बारे में भैया से बात करने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर एक बार मैं ये बात कह देती तो उसकी जॉब पक्की थी, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगता था। आज भैया ने जब खुद ही पीयूष को जॉब पर रखने की बात की तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन पीयूष को जॉब देने के पीछे भैया की मंशा कुछ और ही थी। हालांकि भैया अपने इस कंपनी को आगे ले जाने की खातिर बहुत मेहनत करते थे और अब तो उनकी छोटी बहन रेनू भी इस कंपनी में भैया का हाथ बटाने लगी थी। मेरे पति ने भी इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो अपने भाई की कंपनी में काम नहीं करते थे। उन्हें खेती का काम पसंद था और नई तरीके से खेती करने में अच्छी खासी आमदनी कर लेते थे। मैंने पीयूष से फ़ोन पर बात की और जब उसे जॉब वाली बात बताई तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, इतना ध्यान रखना कि रेनू तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम रेनू से शादी करके बर्बाद नहीं होना चाहते तो जॉब के दौरान उस लड़की से दूरी बनाए रखना। मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती तो वो पीयूष से ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि रेनू अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उससे शादी करने वाली की लॉटरी लग जाती, लेकिन मैं लालची नहीं थी। मुझे अपने भाई के भविष्य की चिंता थी। हालांकि पीयूष से शादी के लिए तो रेनू भी तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में पीयूष के जॉब पर जाने से मेरे घर वाले बेहद खुश थे और उन्हें खुश जानकर मैं भी खुश थी। पीयूष का घर में आना जाना शुरू हुआ और मैंने महसूस किया कि मेरे भाई और मेरी जेठानी पूजा के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही थी। मैंने कई बार पीयूष को पूजा के बेडरूम से निकलते हुए देखा था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने उनको घर आने से मना कर दिया।
धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और मेरी प्रेगनेंसी का वक्त भी करीब आ गया। मेरे पति ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मेरी जेठानी हॉस्पिटल में रहकर मेरी सेवा में लग गई। रात के वक्त मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई, क्योंकि वो मेरी जेठानी थी और पहला बच्चा उसके कोख से होता तो उसे भी वही खुशी होती जो खुशी मुझे होने वाली थी। शायद बच्चों की खातिर ही पूजा ने मेरे भाई को प्रेम के जाल में फंसाया था। मैंने करीब बैठी पूजा के हाथों को पकड़ा और धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या आप पीयूष से सच्चा प्यार करती हो? मेरे सवाल पर फूल की तरह खिला उसका चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने मेरी ओर देखे बिना मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचकर अलग कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पीयूष जिस शादीशुदा औरत से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही थी। वो बोली, पिंकी, कॉलेज में पीयूष मेरे साथ ही पढ़ता था। मैं तब से उसे चाहती हूँ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरे भाई पीयूष की वही प्रेमिका थी जिसकी वजह से उसने कभी शादी ना करने की कसम खाई थी। मैंने पूछा, तो तुमने पीयूष से शादी क्यों नहीं की? पूजा ने धीमी आवाज में कहा, आलोक ने मेरी जिंदगी बचाई थी, इसलिए मैं आज उनकी पत्नी हूँ। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो? मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई। आधी रात को मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और 2 दिन बाद हम लोग घर आ गए। 2 दिन बाद पूजा मेरे पास आई और बोली, पिंकी, कल सुबह मैं अपने मायके जा रही हूँ। पूजा की आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद उसको कभी मायके जाते हुए मैंने नहीं देखा था। मैंने पूछा, भाभी सब ठीक तो है ना? उसने कहा, मायके में मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे नाम जमीन है जिसे मैं बेचने जा रही हूँ। ये काम निपटाने में 1 सप्ताह लग जाएगा। मैंने कहा, लेकिन आप वहाँ 1 सप्ताह कहाँ रुकोगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है, मैं अपने घर में ही जाकर रहूंगी। अगली सुबह मैं उठी तो पता चला कि पूजा अपने भाई के साथ निकल चुकी थी। रात को भैया जल्दी आ गए, लेकिन रेनू उनके साथ नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया, रेनू आपके साथ क्यों नहीं आई? भैया ने कहा, वो ऑफिस के बाद अपने किसी सहेली की पार्टी में जाने वाली थी। उसने कहा कि आप निकल जाना, मैं रात को घर आ जाऊंगी। मैंने सबको खाना खिलाने के बाद देर रात तक रेनू का इंतजार करती रही, लेकिन उस रात रेनू नहीं आई और अगले दिन से उसकी तलाश शुरू हो गई। भैया ने पुलिस में रेनू के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। भैया की परेशानी और बढ़ गई जब रेनू के साथ साथ पूजा और उनके भाई का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। भैया उन लोगों को ढूंढने के लिए भाभी के मायके निकल गए और अगले दिन शाम को जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि पूजा अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कल ही उधर से जा चुकी है। रेनू और पूजा एक ही दिन गायब हुई थी। 2 दिन बीतने के बाद जब पूजा का भी कोई पता नहीं चला तो भैया ने पूजा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। ये सभी के समझ के बाहर की बात थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गई। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। रेनू और पूजा के एक साथ गायब होने के गम में भैया की तबीयत खराब रहने लगी थी। भैया की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा और एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश होकर इस दुनिया से विदा हो गए। दोपहर तक भैया की बॉडी घर आ गई और जब उन्हें नहलाकर शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। उससे पूजा बाहर निकली और भैया के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगी। उनको हंसता देखकर मेरे साथ वहाँ खड़े बाकी लोग भी हैरान थे। थोड़ी देर में मेरे पति और बाकी लोगों ने भैया की बॉडी को उठाकर अंतिम यात्रा की ओर बढ़ गए। घर से भैया की लाश के उठते ही मैं सीधे पूजा के पास गई और सबके सामने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दिया। मेरे घर के आंगन में ज्यादातर औरतें ही थी। मेरी थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि वहाँ खड़ी औरतें ये दृश्य देखने लगी। मुझे लगा कि मेरे हाथ से थप्पड़ खाने के बाद पूजा चली जाएगी, लेकिन वो घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी, ज्यादातर लोग अपने घर जा चुके थे। पूजा मेरे कमरे में जाकर लेटी हुई थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे गम में भैया की मौत हो गई। पूजा ने कहा, मैंने जो किया अच्छा किया। अपनों के गम में आलोक तड़प तड़प कर मरे, मैं यही तो चाहती थी। पूजा की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बोली, वो आपसे इतना प्यार करते थे, उस आदमी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्ही ने अस्पताल में मुझसे कहा था कि भैया ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उन्हीं की जान ले ली। तब पूजा ने लंबी सांस लेते हुए कहा,
आज से कुछ साल पहले आलोक एक बिल्डिंग बना रहे थे। उसके लालच की वजह से वो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के बगल में ही मेरा घर था, जिसमें मेरे माँ बाप, भाई बहन सब थे। उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मेरी पूरी फैमिली एक पल में ख़त्म हो गई। बस मैं और मेरा छोटा भाई बच गया। हम दोनों भाई बहन महीनों तक अस्पताल में रहे। तुम्हारे पापा उस वक्त वकील थे और रुपए के लालच में उन्होंने आलोक का केस अपने हाथों में ले लिया और केवल 6 महीने में ही आलोक कोर्ट से बरी हो गया। आलोक ने मेरे और मेरे भाई के इलाज का खर्च उठाया और मेरे परिवार की मौत के बदले उसने कुछ जमीन मेरे नाम की थी। आलोक को लगा कि इससे मेरे अंदर बदले की भावना शांत हो जाएगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं आलोक और तुम्हारे पापा से अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगी। इसी बीच तुम्हारे पापा की मौत हो गई, लेकिन आलोक जिंदा था। मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा की मौत के बाद आलोक ने अपने छोटे भाई की शादी तुमसे कर दी। तो मैंने आलोक के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और वो मुझसे शादी को तैयार हो गया। मैंने तुम्हारे भाई पीयूष को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि वो मेरे कहने पर आलोक की हत्या कर दे। अगर वो आलोक की हत्या में कामयाब हो जाता तो मेरा दोनों बदला पूरा हो जाता। तुम्हारा भाई आलोक की हत्या के जुर्म में जेल में होता। तुम्हारा बाप नरक में बैठा ये सब देखकर अपनी वकालत को कोस रहा होता, लेकिन बेवकूफ़ पीयूष वो ये पाप नहीं करना चाहता था। मैंने आलोक से कहकर अपने छोटे भाई को जॉब पे लगवा दिया ताकि रेनू और मेरे भाई के बीच प्यार हो सके। मेरे भाई से रेनू की नज़दीकी शुरू हुई तो आलोक घबरा गए। तभी तुम्हारे भाई के साथ जल्दी ही रेनू की शादी करना चाहते थे। फिर एक दिन मुझे रेनू ने मेरे भाई से अपने प्यार की बात बताई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आलोक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वो मेरे बिना भी नहीं रह सकता था। अगर दोनों उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाएं तो वो दोनों के गम में पागल होकर मर जाएगा। इसी प्लान के तहत मैंने वो ज़मीन बेच दी और सारा रुपया लेकर घर से निकल गई। मैंने रेनू को भी घर से भागने के लिए उकसाया और वो मेरी बात मानकर उस रात घर से भाग गई। मैंने इस रुपए से दूसरी जगह घर खरीदा और उसी घर में रेनू भी मेरे भाई के साथ रहती थी। तुम चाहो तो ये सारी बातें अपने पति से बता सकती हो, लेकिन याद रखना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि जो किया मुझे उस पर गर्व है। घर से बाहर मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल गई और जब वापस कमरे में आई तो पूजा वहां से जा चुकी थी। अब आप लोग ही बताएं, क्या पूजा ने अपने परिवार का बदला लेकर सही किया या उसे सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।